जनतन टीवी के विशेष कार्यक्रम कहिए नेताजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश मिश्र और इस वक्त मैं हूं गुलावटी में। आज हम जिससे बात करने जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और तमाम सदनों में रह चुके हैं। हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र नागर जी का, जो जाने माने राजनेता हैं, हस्ताक्षर हैं और कम से कम गुलावटी इनके परिवार के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर बेल्ट में खासी हनक धमक रखते हैं। सुरेंद्र जी, जनतन टीवी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। सुरेंद्र जी, सबसे पहले मैं सीधे बात अगर आपसे करूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप स्टार प्रचारक हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, सबसे बड़ा मुद्दा किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या प्रभावी है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे अभी पिछले दिनों में लगभग में 20 विधानसभा क्षेत्रों में मुझे जाने का मौका मिला है और पिछले 20 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर प्रचार करने का जो मुझे मौका मिला, उसके अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो कानून व्यवस्था है, जो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा है, जो गुंडा माफियाओं को पे कंट्रोल पिछले 5 वर्षों में योगी जी की सरकार ने किया है, और जो डेवलपमेंट मोदी जी, जो विकास मोदी जी का विकास मॉडल है, उसको लेके एक पॉजिटिविटी है, एक अंडर करंट में कहूँगा। जो आप सीधा जब मतदाताओं के बीच में जाते हैं, मैंने कई जगह जाकर मैंने अनुभव किया कि आप सरकार, मैंने सीधा सवाल पूछा कि आप सरकार किसकी बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं, तो एक सुर में लोग कहते हैं हम योगी जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और मोदी जी को के हाथ हम मजबूत करना चाहते हैं। अच्छा, आप क्या वजह, जब 2022 में चुनाव मुख्यमंत्री का हो रहा है तो मोदी जी के हाथ को मजबूत करने की बात क्या है? देखिए, मोदी जी इस देश के और दुनिया के एक सर्वमान्य नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उत्तर प्रदेश के वो सांसद हैं, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने उनकी सरकार 7.5 वर्षों में काम की है, अगर आप देखो कि एक लंबे समय से राम मंदिर की एक बड़ी मांग थी, राम भक्त इस देश में, पूरी दुनिया में, पूरे देश में है। एक बड़ी आशा थी, लोग तारीख नहीं बताते थे, लोग कहते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, आप राम मंदिर बनाएंगे नहीं, आरोप लगता था कि तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर उसका जवाब देने का काम किया है। अच्छा ठीक साहब, विपक्ष कहते हैं साहब कि कोरोना काल में भी मौतें छिपाई गई, सरकार फेल रही, किसान के कट्टे से खाद चुरा ली गई, किसानों को आय दुगनी करने की बात कही थी, इनकम दोगुनी हो गई, आय तो ही नहीं, इनकम दोगुनी हो गई। तो इन मुद्दों पे क्या जनता के साथ आपका मुकाबला होता है? जनता कभी आपको कटघरे में खड़ा करती है कि साहब हमारी आय दोगुना नहीं हो पाई थी, 14 दिन में आप कहा था गन्ने का भुगतान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गन्ने का जितना भुगतान पिछले 5 वर्षों में किया है, पिछले 10 वर्षों में इतना गन्ना भुगतान नहीं हुआ जितना पिछले 5 वर्षों में योगी सरकार ने किया है। एक गन्ने का रेट एक मुद्दा था, ये बात मैं मानता हूँ आपकी, लेकिन उसको रेट बढ़ाकर, गन्ने का रेट बढ़ाकर वो भी काम करने का काम सबसे पहले योगी सरकार ने किया है। इसके साथ साथ एक बड़ी योजना, देखिए गन्ना उत्पादन हो रहा है, चीनी की पूरी दुनिया में जो रेट है वो भी एक परेशानी हम लोगों के सामने, उसका एक अल्टरनेटिव दिया है, वो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। एथेनॉल पे जो लेके जा रहे हैं, अब हर चीनी मिल में एथेनॉल का प्लांट लगेगा, उसको हम डीजल पेट्रोल में मिलाकर जो गन्ना सरप्लस है हमारा, अब उससे हम एथेनॉल बनाएंगे। इससे निश्चित रूप से जो गन्ना किसान है उनकी आय दुगनी होगी। वो एथेनॉल आप पेट्रोल के साथ मिक्स करके, और हमारी अर्थव्यवस्था, इंपोर्ट घटेगा, इंपोर्ट हमारा भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका असर पॉजिटिव होगा कि हमारा इंपोर्ट घटेगा और किसानों का जो प्रोड्यूस है उसको अच्छा पैसा मिलेगा और उनकी जो इनकम दुगनी करनी है। गन्ना किसानों के बारे में कहना चाहता हूँ, इस माध्यम से गन्ना किसानों की आय भी दुगनी करने की योजना नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। ठीक है सुरेंद्र जी, आप नेता भी हैं, गांव के आदमी भी हैं, आपके पास डेयरी भी है, आप एक उद्योगपति भी हैं। जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि साहब इसको जनता के बीच में ले जाइए, तो क्या आपको लगता है कि जो बजट में तो बहुत टेक्निकल भाषा होती है, जीडीपी ग्रोथ, महंगाई दर, ये सब, तो क्या गरीब जनता ये समझ पा रही है कि जो बजट बना है वो हमारे हक में है? देखिए, इस बजट के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये फ्यूचरिस्टिक बजट है, ये अगले 25 साल के लिए प्लान किया है वो बजट। इस बजट के में जो हमने बजट में जो प्रपोजल्स आए हैं, वो हमारी योजना है कि नेक्स्ट अगले 25 साल में भारतवर्ष कैसा भारतवर्ष बनेगा, उसको ध्यान में रखते हुए
नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बजट पेश किया है। और ये फ्यूचरिस्टिक सोचना, अगले 25 साल के लिए योजना बनाना, ये केवल अगर इस देश में कोई नेता आया है तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के माध्यम से ये काम करने का, रोड मैप बनाने का प्रयास किया है। तो आपको लगता नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो जनता चुनाव है, आप जनता के बीच में समझा पा रहे होंगे, लोग कहते होंगे साहब कि बजट में हमारे लिए क्या दिया है। देखिए, अगर रोजगार मिलेंगे 60 लाख रोजगार इस बजट के बाद, तो क्या जनता के लिए नहीं है? उससे आम जनता को लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट आएगा तो अगर हमारा डिजिटल इकोनॉमी होगी हमारी, तो क्या उससे आम जनता को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? आज गांव का आदमी ठेले पे जाता हूँ, आज मेरा अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप जाइएगा कभी, आप जाना, जो हमारे वो बेचते हैं, नारियल बेचते हैं साइड, रोड साइड, अगर जाओगे तो उनके यहाँ भी आपको अब आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। हर ठेले के ऊपर, हर रेहड़ी के ऊपर, हर पटरी वाले के ऊपर, हर आइसक्रीम बेचने वाले के पास अब आप ऐप से जाके पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट, आम आदमी अब डिजिटल पेमेंट कर रहा है। इससे अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी घटेगी। हमारी लोगों को, आम व्यक्ति तक डिजिटल करेंसी और डिजिटल पेमेंट बनाने की जो योजना नरेंद्र मोदी जी ने की है, उसका लाभ निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमी को होगा। तो आपको लगता है कि ये भविष्य का बजट है? Yes. और अगर राजनीतिक स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए होते तो जरूर कुछ ना कुछ घोषणा कर दी। देखिए, पहली बार प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी करी, पहले एक डेट हमारी तय हुई। पहले हम लोग मार्च तक इंतजार करते थे, अब 1 फरवरी बजट पेश होता है हर बार। कुछ भी हो, उस डेट को बजट पेश होता ही होता है। इसके अलावा अगर आप फ्यूचरिस्टिक बात करो, पॉपुलर बजट बहुत आए हैं इस देश में। बहुत पॉपुलर मुद्दे बजट का इंतजार करते हैं कि अब की बार पॉपुलर योजना ये आएगी, पॉपुलर बजट होगा। लेकिन फ्यूचरिस्टिक बजट, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, सबसे युवा अगर है लोग, तो ये आज लोग सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन है तो इंडिया में, उनके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें तो ये उनके लिए बजट है। अगर महंगाई की बात मैं करूं, आप देखिए कि महिलाओं के लिए क्या नहीं किया। मैं तो अभी गांव में गया, कल मुझे जानने का मौका मिला। मैं गया कल, पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र है, जो कि बिल्कुल उत्तरांचल से मिलता जुलता क्षेत्र। मैंने वहाँ देखा कि जो अवैध पेड़ों का कटान होता था वो नहीं हो रहा था। पिछली बार गया तो मैंने देखा कि वो महिलाएं जाती थीं और महिलाएं अपने सिर पर लकड़ियां लेके जाती थीं। इस बार का अनुभव और पिछले बार के अनुभव में मैं बता सकता हूं कि अब कल मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि भाई इस बार मुझे महिलाएं जो है वो लकड़ी सिर पे लेके ले जाती हुई नहीं दिख रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अगर हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी ने जो घर घर में गैस दी है उसकी वजह से हुआ। कल मैं एक घर में गया तो उन्होंने कहा आपको हमारे यहाँ चाय पीनी है। मैंने कहा भाई मुझ पे इतना समय, आज मुझे चुनाव प्रचार में हूँ। मैंने कहा अभी तो समय लग जाएगा आपको चाय बनाने में। बोले मोदी जी की गैस है घर में, अब समय नहीं लगेगा, 5 मिनट में सांसद जी चाय मिल जाएगी। और मुझे 5 मिनट में चाय मिली। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है। ये तो सर बहुत, जैसे कहते हैं ना कि इसीलिए कहते हैं कि लोग जो पॉलिटिकल सर्किल में आपको जानने वाले हैं वो कहते हैं कि सुरेंद्र नागर बहुत चालाक आदमी है, बहुत चतुर है, बहुत चालाकी से अपनी बात कहते हैं। जो सिलेंडर का प्रचार करना था आपने किसने कर दिया? अच्छा, क्या नहीं क्या सर वो 300 का सिलेंडर 1000 का हो गया, उसका कोई फर्क तो नहीं है? मैंने भरवा पा रहे हैं कि नहीं भरवा पा रहे, ये नहीं पूछा आपने? नहीं, मैंने ये भी पूछा। हाँ, उसके लिए भी इंतजाम मोदी जी ने किया है। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी हमारी जो माताएं बहनें थी, उनके जो धुएं से फेफड़े खराब होते थे, उनके स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल असर होता था, उससे हमें मोदी जी ने बचाया। ये भी एक प्लस पॉइंट उन लोगों ने कहा कि हम बीमारियों से हमारी माताएं बहनें बचती हैं। लकड़ी बीनने नहीं जाना पड़ता है। जो उसकी अगर मैन पावर कॉस्ट लगाओ आप, जो इतनी मेहनत वो करती थी, उस मैन पावर कॉस्ट को अगर प्रोडक्टिविटी देखें दूसरी जगह वो लगाएंगी महिलाएं, तो क्या उससे सेविंग होगी या नहीं होगी? तो उस सेविंग से अगर कुछ थोड़ा बहुत रेट भी बढ़ा है, जो आज सरकार के हाथ में नहीं है, जो यूपीए सरकार ने किया वो तो किसी और ने नहीं किया, कि रेट अब अपने ऑटोमेटिकली तय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसके हिसाब से तय होते हैं। तो लेकिन तब भी जो मैन पावर कॉस्ट वहाँ से बचेगी, उसका योगदान जो होगा, उससे भी वो उनके लिए उन्होंने कहा कि हमारी जो वहाँ मेहनत बचती है उसका उपयोग हम दूसरी जगह, पशुपालन या दूसरी जगह कर रहे हैं, जिससे हम ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। और ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक दृष्टि से आप वो पे। अच्छा, आपने बड़ी चालाकी से कहा कि साहब वो तो यूपीए गवर्नमेंट करके चली गई, ये ऑटोमेटिक अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के अनुसार जो बजट तय हो जाएगा। यूपीए सरकार बहुत कुछ करके गई थी, वो आपकी सरकार ने बदल दिया। अगर ये आपको लग रहा था कि जनता के हित में है तो इसको भी बदल देते, बड़े सेलेक्टिव हो जाते। देखिए सुरेंद्र जी, आप जो है ना, जो दोषारोपण होता है वो तो यूपीए पे ठोक देते हैं, वो उपलब्धि सारी ला करके नरेंद्र मोदी जी की जेब में डाल देते हैं। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ जो आप कह रहे हैं।
अब आप उसे चालाक शब्द वो करें, प्रयोग कर रहे हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन मैं इसे सच्चाई बोलता हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ चालाकी नहीं, वो सच्चाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ यूपीए सरकार में थी, यूपीए सरकार घोटालों की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी में की सरकार में 7.5 वर्षों में एक भी घोटाला नहीं हुआ। यूपीए सरकार में केवल राष्ट्रमंडल घोटाला, कोयला घोटाला, भ्रष्टाचार, मंत्रियों पर आरोप, ये सब काम थे। अगर राजनीति में स्वच्छता लाने का काम किया है, जो एक बड़ा इस देश में बड़ा संकट था राजनीतिक लोगों पे, वो था कि राजनीतिक व्यक्ति की एक पहचान हो गई थी भ्रष्टाचार, और राजनीतिक व्यक्ति को भ्रष्टाचार से जोड़ दिया गया था। उसमें स्वच्छता लाने का काम जो पूरे देश में अगर किसी ने किया है पिछले 5 वर्षों 7.5 वर्षों में, नरेंद्र मोदी जी ने उन कामों की झाड़ू लेके, सड़क से लेके, और जो फाइल थी वहां तक सफाई करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है इन 7.5 वर्षों में। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, आपके लोग कैराना चले जाते हैं, पलायन का मुद्दा उठाते हैं, आप कहते हैं साहब हम 10 मार्च के बाद गर्मी ठंडी कर देंगे, तो क्या कहीं डर है, कहीं फ्रस्ट्रेशन है? आपके गृह मंत्री कैराना जाते हैं, लोग विपक्ष कह रहा है कि साहब आप क्या याद आई कैराना की? अरे मुद्दों पे बात कीजिए, जो आप जिस घोषणा पत्र में चुन के आए थे वो कहाँ है? देखिए, सच्चाई जो काम किया होगा, सच्चाई वो बताना गलत है क्या? क्या ये मुद्दा नहीं था क्या पलायन? अगर उसको हमने खत्म करने का काम किया है, जो हमारी उपलब्धि है, उस उपलब्धि में उपलब्धि को बताना क्या कोई गलत चीज है? 95% अगर संकल्प पत्र था तो 95% ऐसे काम हैं जिनको इस सरकार ने पूरा करने का काम पिछले 5 वर्षों में किया। और कैराना जाना क्या कोई गलत बात है? कैराना क्या उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है? क्या कैराना विधानसभा क्षेत्र नहीं है? क्या गृह मंत्री जी इस प्रदेश में जब चुनाव चल रहा है तो गृह मंत्री जी इस प्रदेश के किसी कोने में क्यों नहीं पूरे प्रदेश का दौरा वो कर रहे हैं? अगर कैराने से शुरुआत कर दी, हमारी उपलब्धि है कि हाँ बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि कैराना बड़ा पलायन का मुद्दा था, और उस पलायन के मुद्दे को, पलायन रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, योगी जी की सरकार ने किया है। ये बात सच है। नहीं, आपको लगता है कि जिस तरह से मैनेजमेंट हुआ, देखिए तो विरोधाभास हुआ ना सुरेंद्र जी। आप कहते साहब 18 करोड़ लोगों तक हम राशन पहुंचा रहे हैं। जिस प्रदेश में 18 करोड़ लोगों को, 14 करोड़ लोगों को राशन देना पड़े, तो क्या विकास क्या है किया आपने फिर? देखिए, पहले इसी राशन को लेके, ये राशन पहले कहाँ पहुंचता था? कागजों में भीगा हुआ गेहूं दिखा दिया जाता था और शराब फैक्ट्रियों में पहुंच जाता था। ये एक बड़ा काम होता था, बड़ा इसमें घोटाला था। भीगा हुआ ओपन में दिखा दिया कि वो सड़ गया गेहूं और इधर चला गया। जिनके लिए क्या ये नैतिक जिम्मेवारी सरकार की, किसी भी सरकार की, एक लोकतांत्रिक हमारी जो व्यवस्था है, क्या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी सरकार की नहीं है कि उसका एक भी नागरिक भूखा ना रहे? क्या उसका पेट भरना, वो भूखा ना रहे, ये नैतिक जिम्मेवारी, एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, सरकार की है नहीं है? उस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, योगी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो आपको लगता नहीं कि जैसे टिकट बंटवारे को लेकर के कुछ थोड़ा कन्फ्लिक्ट है भारतीय जनता पार्टी में, आपस में मतभेद की खबरें आती हैं, कई बार चलता है साहब योगी, मोदी, अमित शाह आपस में इनमें मतभेद है और जबरदस्त मतभेद है? अब ये बात में हाँ जरूर है, प्रेस में, पत्र, आप लोगों में जरूर चर्चा रहती है इसकी, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं में, हमारे जनता में मोदी जी को लेके, अमित शाह जी को लेके, योगी जी को लेके कोई चर्चा नहीं होती। और चर्चा होती है तो पॉजिटिव चर्चा होती है। ये कोई मतभेद की बात नहीं है, पॉजिटिव चर्चा होती है। हाँ, अच्छा। मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव चर्चा होती है। एक टीम वर्क के रूप में हम काम कर रहे हैं तीनों। ठीक है। अच्छा सुरेंद्र जी, आपको लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, कह रहे साहब आपसे किसान नाराज है, आपसे जाट नाराज है, आपसे आपको मुझसे 80-20 की बात आप करते हैं, तो 80-20 की बात क्यों करनी पड़ती है मुख्यमंत्री को? क्या मुख्यमंत्री की भाषा है कि 10 मार्च के बाद मैं गर्मी ठंडी कर दूंगा? नहीं, गर्मी ठंडी करने वाली बात नहीं है। वो गर्मी ठंडी करने से उनका अर्थ ये है कि जो लोग इस प्रदेश में कानून अपने हाथ में लेंगे, जो दंगा करेंगे, जो माफिया होंगे, उनकी गर्मी ठंडे करने की वो बात करते हैं। अच्छा, ये चुनाव का मुद्दा है। हाँ। आप गन्ना की जगह कहते हैं हमारा मुद्दा गन्ना है, उनका जिन्ना है पाकिस्तान। ये सब क्यों आ जाता चुनाव में? अच्छा, लोग आपसे पूछते नहीं मैं सुन जी कि भाई सांसद जी हमारा 15 लाख नहीं आया, कब आएगा? देखिए, आप एक बात सुनिए, गन्ने की आपने चर्चा की, गन्ने में सबसे ज्यादा पेमेंट पिछले 5 वर्षों में, ये बात आंकड़े हैं आपके सामने। अच्छा, आज मैं आंकड़े, बाकी भी अच्छा
बकाया है तो उसको पूरा करेंगे हम इसमें कौन मना कर रहा है, जो है हाँ। उसको समय पे पूरा कर रहे हैं, पूरा कर लेंगे। पूरा कर लेंगे हाँ। हम लोग। दूसरा, रेट किसने बढ़ाया गन्ने का? हाँ। बढ़ाने 10 का रुपए बढ़ाया, 30 नहीं 10 नहीं बढ़ाया, हाँ। 25 रुपए और बढ़ाने का काम किया है, 35 रुपए 35 रुपए बढ़ाने का ठीक काम है। किया है। एथनॉल की योजना कौन लेके आया? एथनॉल का जो पेट्रोल डीजल में मिलेगा वो कौन लेके आया? अब ये बताइए, आप लोग कहते हैं कि नहीं कि सर वो 15 लाख दिलवा दीजिए, मोदी जी ने कहा था। देखिए, 15 लाख से मतलब हमारा ये है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा था, वो जो भ्रष्टाचार रुका है, जो अरबों करोड़ों रुपए का घोटाला था वो रुका है, तो वो पैसा क्या जनता के काम आ रहा है, नहीं आ रहा? आज सोशल वेलफेयर, अगर सोशल वेलफेयर स्कीम, अच्छा ये बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी बुला के आपको सीधे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाएगी, नहीं साहब ये आदमी जो है नहीं, सबसे अच्छी तरह से भाजपा के झूठ को कोई बचा सकता है, तो सुरेश नागर इनको बुलाइए जल्दी। अगर मेरा सच आपको झूठ लगता है तो मैं आप पे मैं जनता पे छोड़ता हूँ। अच्छा, जो सच्चाई हो तो जनता लाख रुपए लोगों के अकाउंट में नहीं आएंगे। मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये बताइए आप, जो भ्रष्टाचार रोका, मोदी जी ने कहा था जो भ्रष्टाचार है उसे हम रोकेंगे, उससे 15-15 लाख रुपए चाहिए। बताइए, शौचालय बनना ही नहीं बनना है, उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? राशन फ्री मिल रहा है, उसके लिए पैसा कहाँ आ रहा है? गरीबों के जो मकान बनने, प्रधानमंत्री आवास, उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या 2.5 लाख रुपए सीधा उनके जेब में जा रहा है, नहीं जा रहा? तो उसे नहीं जोड़ेंगे आप? ये जो सोशल वेलफेयर की जो इतनी स्कीम्स मोदी जी लेके आए हैं, इसके लिए जो धन की व्यवस्था, वो काला धन जो रोका है, उसी के उस भ्रष्टाचार को रोकने का काम, हम किसान सम्मान निधि देने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये कहां से पैसा आया? सीधा करोड़ आज आम व्यक्ति के लाख वाला किस्त में दे रहे हैं, आम व्यक्ति के खाते में जा रहा है, नहीं जा रहा है? उसका लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अच्छा सर, आप बार बार घोटाले की बात कर रहे हैं, और मोदी सरकार भी कहती थी 2G 3G जमीन कोल घोटाला। कौन लोग जेल में गए, कितने लोग जेल में गए? आपकी सरकार कहती थी कि साहब ये दामाद 2G 3G दामाद जी घोटाला, सब तो बाहर है, कौन जेल में है? जो विनोद राय CAG की रिपोर्ट करते हैं, आप उनको महिमा मंडित करते हैं। जो तमाम ऐसे अधिकारी, उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। राजेश्वर सिंह को सरोज नगर से टिकट मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है ना कि अगर बीजेपी के लिए आप काम करोगे, अधिकारी बन के काम करोगे, पद का दुरुपयोग करोगे, तो हम आपको कहीं ना कहीं अवार्ड देंगे। अब देखिए अखिलेश जी, अगर ये लोकतंत्र में आप पत्रकार हैं, आज पत्रकार के, मैं एक सांसद के नाते बात हूँ और आप एक पत्रकार के हैसियत से आज हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी कल इच्छा हो कि आपको चुनाव लड़ने की इच्छा हो, उस इच्छा पे रोक लगनी चाहिए क्या? ये अधिकार नहीं है आपका? ये आप संविधान आपको अधिकार नहीं देता क्या कि आप पत्रकारिता छोड़ के चुनाव लड़ सकते हैं? इस पे कोई पाबंदी है क्या? क्या संविधान ने आपको अधिकार दिया है, नहीं दिया आपको अधिकार? तो ये राजेश्वर सिंह लड़े, कोई और लड़े, तो संविधान में हमें अधिकार है, हमारी मर्जी है। हम जिन लोगों पर बड़ा आरोप लगाया था 7 साल में, किस व्यक्ति पे कार्रवाई की? कौन सा IAS जेल में गया? कौन सा बड़ा राजनेता जेल में गया? 2G मामले में कौन जेल में? क्योंकि कोल वाले में कुछ है नहीं है जेल में, गए ना कोल वाले मैटर में, जेल गए नहीं गए? बड़े बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई हुई या नहीं हुई? आप बताइए, कार्रवाई हुई नहीं हुई? हाँ? और जो बाकी, एक बात मैं कह सकता हूँ, बचेगा कोई नहीं। मोदी जी के राज में मैं एक बात कह सकता हूं, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे, देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। अच्छा, तो इसके पहले आप जिस पार्टियों में रहे, RLD में, BSP में, SP में, इसकी तो कभी घोषणा पत्र में भी 370 नहीं था, इसकी कभी एजेंडे में भी 370 नहीं था। अगर 370 से इतना प्रेम था, तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ ही वैचारिक राजनीति करते हैं। तो फिर आप एक काम करिए, आपके साथ जानकारी पूरी नहीं है। आप एक काम करिएगा, कभी मेरी लोकसभा, जो राज्यसभा में मैं बोला हूँ, उसकी वीडियो आप देखिएगा, ठीक है? उसके बाद आपको पता लगेगा कि मैंने उस सपा में रहते हुए भी 370 के मुद्दे को, और ST का जो रिजर्वेशन का मैटर है, मुद्दा है, उसको भी मैंने वहां रहते हुए भी उठाया था। पूछिएगा आप जाके और देखिएगा उसको कि मैं वहां भी रह के, तो 370 और हमारा समाज वहां जिसको ये रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा था, और वहां पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो हमें नहीं मिल रहा था, वो मुद्दा उस समय भी मैंने लोकसभा में, राज्यसभा में उठाने का काम किया था। देखिएगा आप जाकर। आपको लगा 370 आपकी बिरादरी के लिए, गुर्जर जात के लिए और पूरे देश में जो फैले हुए उनके लिए सबसे फायदे का सौदा है? निश्चित रूप से एक बड़ा वर्ग है, और देशभक्त लोग हैं कश्मीर में, वो एक बड़ा वर्ग है जो देशभक्त है, जिनकी निष्ठा के ऊपर आज तक प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है, जो देश की सुरक्षा में हमेशा साथ खड़े रहते हैं, जो हमेशा आतंकवादियों से लड़ने का काम करते हैं। भारत सरकार का हमेशा सहयोग उन्होंने किया है, भारत का हिस्सा बने वो रहना चाहते हैं। उन लोगों का अगर मुद्दा है, वो मेरे समाज, सौभाग्य से अगर वो मेरे समाज के हैं, तो निश्चित रूप से मुझे उनके लिए अपनी बात कहनी चाहिए। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी को और अमित शाह जी को, खास तौर से कि दोनों ने मिलकर जो एक बड़ा निर्णय लिया है, उससे हमारे परिवार के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिला। तो दिन रात आप दौड़ रहे उत्तर प्रदेश में,
जो टिकटों के बंटवारे को लेकर थोड़ा मतभेद होता है, विपक्ष एकजुट है, जातियों के आधार पर चुनाव हो रहे हैं, तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और आपके सामने क्या कोई चैलेंज भी है? देखिए, कभी कभी अगर मैं टीवी देखता हूँ तो कंफ्यूजन हो जाता है मुझे, लेकिन मेरा भ्रम दूर होता है जब मैं धरातल पे जाता हूँ। जब मैं नीचे जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, मैं निश्चित रूप से अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, जितने क्षेत्रों में मैं जाने का काम किया है, कि भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी जी की जोड़ी के लिए एक अंडर करंट है, जो आपको 10 तारीख का जब रिजल्ट आएंगे वो देखने को मिलेगा, मैं कह सकता हूं। और सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदेश में कानून व्यवस्था, गुंडागर्दी, माफियाओं पे जो कार्रवाई की है, बहन बेटियों की जो सुरक्षा है, पशुओं की जो चोरी होती थी, रात को जो किसानों की मोटर खुल जाती थी, भय मुक्त समाज है। हमारी बहन बेटी आज गाँव से शहर जाती हैं, किसी परिवार में डर नहीं है कि मेरी बेटी सुरक्षित लौटेगी या नहीं लौटेगी। ये अगर किसी ने काम किया है तो योगी जी की सरकार ने किया है। यही सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव का है। आवारा पशु वगैरह की शिकायत नहीं करते लोग आपसे? देखिए, पूरा खेत चढ़ गए। देखिए, अब बिल्कुल सही बात है, उसके लिए योजना बना रहे हैं हम लोग, योजना बनाई है, गौशालाएं बनाई हैं, क्योंकि गौ माता हमारे लिए केवल मुद्दा नहीं है, भावनात्मक मुद्दा है, हमारे लिए हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो गौ माता की रक्षा तो हमें करनी ही करनी है, और उसके लिए सारी प्रदेश की जनता ये चाहती है कि हमारी गौ माताओं को, उसकी योजना बनाई है। हम अभी उसके लिए एक नया प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी जो गौशालाएं होंगी, गोबर जो होगा उसको भी बेच के हम लोग पैसा कमा सकेंगे, जिससे उनकी खर्चे जो पूरे होंगे, जो वहाँ उनको चारा चाहिए, पशु चारा चाहिए, उसकी कीमत भी उससे निकल जाएगी। ये भी कई तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे गौ संरक्षण का काम भी यहाँ हो सके और आवारा पशुओं पर कंट्रोल किया जा सके। सर, आपको लग रहा है कि जिस तरह से चुनाव प्रचार है, विपक्ष का कहना है साहब बीजेपी बड़ी हाईटेक है, और जिस तरह से चुनाव आयोग से जानबूझ के प्रतिबंध लगवा दे रही है और इससे हम लोग को रैली नहीं करने दे रही है, तो वो उसमें वो एज कर जाते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस तरह से कार्यक्रम करते हैं तो उनके साथ पूरा मीडिया और सारी चीज़ें रहती है, तो इस बात का बड़ा विपक्ष को गिलानी है कि उसको वो स्पेस नहीं मिल पा रही है जो उसे मिलनी चाहिए, और वो कहीं ना कहीं वर्चुअल रैली में आपसे पिछड़ जा रहे हैं। देखिए, आपकी रणनीति का अच्छा, एक बात सुनिए, आपके अंदर कोई इनकॉम्पिटेंसी है, आपके अंदर कोई, तो उस पर आप दूसरे में अगर वो आपसे आगे, क्या डिजिटल युग नहीं है? क्या आप नहीं मानते कि फ्यूचर में जो हमारा भविष्य के चुनाव होंगे उसमें इस तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना होगा? नहीं होना चाहिए आगे? जिस तरीके से पूरी दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, क्या इन चुनाव में उनका इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है, बताओ। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से फ्यूचरिस्टिक बजट की मैंने बात की, फ्यूचरिस्टिक जो इलेक्शन कैंपेन होगा वो इस तरीका डिजिटल युग में इस तरीके का कैंपेन होगा, अगर उसमें मोदी जी सबसे आगे हैं तो इसमें तो आरोप नहीं, ये केवल हताशा की बात वो कर रहे हैं। सर, मायावती को कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? है उत्तर प्रदेश में चुनौती की नहीं है? जिस तरह से आप चुनाव बाइपोलर हो गया है, एसपी बनाम बीजेपी, मायावती कहीं है कि नहीं? उनके लोग तो कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छी स्थिति में है और सरकार भी बना सकती है। तो शुभकामनाएं मेरी उनको, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, ना साइकिल है ना हाथी है। आरएलडी और एसपी के भी वोट बैंक जो है वो आप ट्रांसफर होता नहीं देख रहे हैं, देखिए दूसरे के साथ मिलता हुआ। देखिए, जो 2019 का प्रयोग है उससे बड़ा कोई गठबंधन, इससे बड़ा प्रयोग विपक्षी दलों के अगर दृष्टि सोच से देखें तो अर्थमेटिक में से, मतलब अंक गणित के हिसाब से जोड़ा गया कि ये वोट होगा, इतना वोट बनेगा, हम जीत जाएंगे। वो सबसे लीथल कॉम्बो। लेकिन परिणाम क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। चलिए, जनतन टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुरेंद्र नागर जी, जिन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात कही, बहुत चालाकी से अपनी बात कही, बहुत चालाकी से बात कहने के लिए जाने जाते हैं, चाहे संसद में हो चाहे सदन में हो, और इनके पास जो लोग आते हैं जनता से भी ये बहुत बाखूबी और इसी तरह चालाकी से उनको कन्विंस करके, मीठी बोली दे करके, इनसे हर कोई व्यक्ति संतुष्ट होकर जाता है, खुश होकर जाता है। कैमरामैन सेना के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, गुलावटी, बुलंदशहर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store.
Download it now.